नमस्कार, मैं धनंजय कुमार द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। पिछले कुछ सालों में जिस तरह से सरकार और पुलिस का व्यवहार बदला है, वो चिंता पैदा करने वाला है। सरकार की भूमिका होती थी या होती है या होनी चाहिए कि संविधान के अनुसार सरकार चले और सरकार के लिए सब बराबर है, सारे नागरिक बराबर हैं। हमारा संविधान भी कहता है, धर्म, जाति, लिंग और भाषा के नाम पर कोई भेदभाव नहीं किया जाए। लेकिन पिछले कुछ सालों से जो सरकार चल रही है, वो धर्म के आधार पर भी भेदभाव कर रही है, लिंग के आधार पर भी भेदभाव कर रही है। और जो अमीरी-गरीबी का अंतर है, उसके आधार पर भी भेदभाव चल रहा है और खुलेआम चल रहा है, दावे के साथ चल रहा है। और उसका नतीजा है कि जो पुलिस व्यवस्था है, जो पुलिस है, जो अदालतें हैं, उसमें भी उसका असर आ गया है। वहाँ भी भेदभाव होने लगा है। अभी कुंभ की हम बात करें, तो कुंभ में जिस तरह से कुंभ के आयोजन में हिंदुओं के साथ जो बर्ताव किया गया, उसे भेदभाव वाला ही माना जाएगा। जो आम हिंदू थे, जो आम आस्थावान लोग थे, जो आए थे चल कर के, दूर-दूर से, उनको 15-15 किलोमीटर चलना था। उनके लिए कोई इंतज़ाम नहीं था, न खाने का, न पीने का, न रहने का, न नित्य क्रिया का। घाट पर भी नहाने में कई तरीके की परेशानियाँ थी। प्रयागराज पहुँचने में उन्हें जो है 10-10 घंटे का इंतज़ार करना पड़ा। लेकिन जो ख़ास लोग थे, जो ख़ास हिंदू थे, जो सरकार में थे, जो नौकरशाही में थे, जो किसी और डिपार्टमेंट में काम करते थे, किसी और क्षेत्र में काम करते थे, सेलिब्रिटी थे, बिज़नेसमैन थे, पैसे वाले लोग थे, उनके लिए दूसरी व्यवस्था थी। लाल कालीन, तंबू, बढ़िया सजा हुआ घाट, स्वच्छ पानी, आराम से स्नान करिए, जब तक मन करे। और लोगों ने कहा ये वीआईपी कल्चर डेवलप हो गया है। ये वीआईपी कल्चर सिर्फ कुंभ में नहीं, पूरे देश के मंदिरों में वीआईपी कल्चर डेवलप हो गया है। तो चाहे आप बनारस जाएँ, चाहे आप तिरुपति जाएँ, चाहे आप मुंबई के गणपति मंदिर आए या अयोध्या जाएँ, कहीं जाएँ, एक वीआईपी कल्चर डेवलप हो गया है। अगर आपके पास पैसे हैं, तो आप जो है आसानी से गर्भगृह में पहुँच सकते हैं। आपके पास पैसे नहीं है, तो लाइन में खड़े रहिए, घंटों लाइन लगेगी। जबकि कहा जाता है भगवान के लिए सब बराबर है। फिर जो कुंभ के समापन के बाद जो वीडियो आ रहे हैं, खास करके पुलिस का जो वीडियो आ रहा है, वो चिंता पैदा करता है। सरकार के मंत्री तो सांप्रदायिक भाषा बोलते ही हैं। पुलिस का भी जो पूरा रवैया है, जिस तरह से वीडियो मैं देख रहा था जिसमें वो डांस कर रहे थे, समापन के बाद। एक मैं देख रहा था जिसमें स्नान कर रहे थे सारे पुलिस वाले किस तरह से। अगर पुलिस का धार्मीकरण कर दिया जाएगा, सांप्रदायिकरण कर दिया जाएगा, तो ये बड़ा खतरनाक हो जाएगा और ये हो रहा है। पुलिस जो है अब हिंदू हो गई है, पुलिस जो है राजपूत हो गई है, पुलिस ब्राह्मण हो गई है, पुलिस दलित हो गई है, ये खतरनाक है। आम आदमी अगर हिंदू, मुस्लिम, दलित, ब्राह्मण के तौर पे देखा जाएगा, तो ये चिंता का विषय है और दुर्भाग्य की बात है कि हमारी सरकार के लिए ये चिंता का विषय नहीं है और ढेर सारे लोग हैं जिनको अनजाने में, जैसे जो कुंभ स्नान करने आए थे लोग, वो सब भाजपा के समर्थक लोग नहीं थे। वो सब मोदी को भगवान मानने वाले लोग नहीं थे। वो सब आदित्यनाथ की तारीफ़ भी नहीं कर रहे थे। वो अपनी आस्था के लिए आ रहे थे कि भई हमको कुंभ में स्नान करना है और कई सारी भ्रांतियों को वो लेकर गए, लेकर के आए, लेकिन उनका जो उनका मन जो है वो साफ था कि हमको अपने धर्म को मानना है, हमें कुंभ स्नान करना है। लेकिन जो उनके साथ बर्ताव हुआ, जो समाज में उनके साथ लगातार बर्ताव हो रहा है, पुलिस के द्वारा, कि अगर कोई भाजपा का कार्यकर्ता है या कोई सवर्ण है, तो उसके साथ पुलिस का रवैया अलग है। कोई दलित है, पिछड़े कास्ट का है, गरीब है, उसके साथ पुलिस का व्यवहार अलग है। और मैंने तो देखा कि 75 गाड़ियाँ, फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ जो है वो गंगा जल लेकर के त्रिवेणी से, संगम स्थल से, वो पूरे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में जो है वो अलग-अलग जगहों पे वो गंगा जल रखा जाएगा और जिन्होंने स्नान नहीं किया है, वो गंगा जल लें और स्नान करें अपने घर जाकर के। ये क्या है? धार्मिक आधार पे अगर आप सत्ता चलाएँगे, धर्म के आधार पर अगर सत्ता चलाएँगे,
तो संविधान खंड-खंड हो जाएगा, संविधान का कोई मतलब नहीं रह जाता है। क्या सरकार जो है जिस तरह से कुंभ मेले का आयोजन किया, जिस तरह से सरकार ने कुंभ का की गरिमा को प्रकाशित किया, प्रचार किया, जिस तरह से गंगा जल वो बाँट रहे हैं और एसपी साहब, पुलिस ऑफिसर कह रहे हैं कि आप जो है गंगा जल ले ले जाइए और स्नान कीजिए। पुलिस को भी लगा दिया गया, प्रशासन को लगा दिया गया धर्म के प्रचार में। क्या ऐसा ही वो जो है ईद के समय या रमज़ान के समय अभी रमज़ान का महीना चल रहा है या और दूसरे जो ईसाइयों के पर्व त्योहार हैं, जो क्रिश्चियनों के, जो सिखों के, जो मुस्लिमों के, जो पारसियों के पर्व त्योहार हैं, जो दूसरे धर्मावलंबियों के पर्व त्योहार हैं। सरकार क्या उसे भी इस तरह से आयोजित करती है? क्या कर रही है सरकार? अभी मैं बिहार का ही एक बजट में जो देख रहा था कि बिहार के बजट में एक ख़ास ज़िक्र आया है कि सरकार जो है पर्व त्योहारों वो जो है का आयोजन करेगी। मैं देख रहा हूँ कि राजस्थान से लेकर के बिहार तक में आजकल माथे पे कलश लेकर के महिलाएँ कलश यात्रा निकल रही है। बड़ा आयोजन होता है, भोज होता है, सबको उसमें शामिल कर दिया जाता है। और वो सारे जो आप देखेंगे तो हिंदू पर्व त्योहार वाले हैं, वो उसी तरह के लोग जा रहे हैं और बाकायदा उनके तब काफ़ी पैसा खर्च होता है। कौन पैसा खर्च कर रहा है? ज़ाहिर है वो सुनियोजित तरीके से खर्च किया जा रहा है और वो बताया जा रहा है कि हिंदू धर्म को बचाना कितना ज़रूरी है और इसके पीछे आरएसएस है, इसके पीछे बीजेपी है और जहाँ-जहाँ बीजेपी की सरकारें हैं, वहाँ काम कर रही है सरकार। जहाँ बीजेपी की सरकार नहीं है, वहाँ बीजेपी के नेता और आरएसएस के लोग ये काम कर रहे हैं। पैसे फंड आ रहे हैं उनके पास। कहाँ-कहाँ से फंड आ रहे हैं, आप सब जानते हैं कि इतने बड़े-बड़े ऑफ़िस बन गए बीजेपी के पूरे देश भर में। आरएसएस ने इतना बड़ा ऑफ़िस बनाया है और कहा जा रहा है कि हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा पैसा दिया जा रहा है। और आम लोग जो है, जो आम हिंदू हैं, वो इस जाल में फँस रहे हैं। ये सबसे बड़ी चिंता का विषय है। हम गाँव में देख रहे हैं। उनको लग रहा है कि नहीं बीजेपी तो सही काम कर रही है। मुसलमानों को तो इस देश में नहीं रहना चाहिए। मुझे नहीं पता लेकिन मुस्लिम इलाकों में भी हो सकता है ये बात फैलाई जा रही हो कि मुसलमानों को ऐसा काम करना अभी मैं एक देख रहा था सोशल मीडिया पे एक 2-3 ट्वीट मैं देख रहा था, जिसमें कहा गया कि बकरीद के समय में या ईद के समय में या रमज़ान के समय में अभी रमज़ान का समय चल रहा है, रमज़ान की बात की जा रही थी कि रमज़ान के समय में आप जो है मुस्लिम दुकानदारों से ही खरीदारी करें। जिससे कहा जा रहा था दिवाली में, दशहरा में, ईद में ये दुर्गा पूजा में कहा जाता है कि आप हिंदू व्यापारियों के सामने साथ ही खरीदारी करें। ये क्या है? और सरकार ऐसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती। सरकार बल्कि कहती है कि जब हिंदू पर्व त्योहार है तो मुसलमान दुकानदार हट जाएँ, वो अपना नाम लगाएँ और फिर जो है कार्यकर्ता आते हैं और कहते हैं कि ये मुस्लिम दुकानदार है, इससे ना खरीदें। ये क्या किया जा रहा है? समाज का सांप्रदायिकीकरण किया जा रहा है। समाज में ज़हर जो है जड़ तक पहुँचाया जा रहा है और ये बहुत खतरनाक है, बहुत भयावह है और अगर इसको समय रहते नहीं चेक किया गया, तो हमारे देश में ये ज़हर कहाँ जाके टिकेगा कहना मुश्किल है। और ये केवल हिंदू-मुसलमान की बात नहीं, जब हिंदू की बात आती है, हटा दीजिए मुसलमान को किनारे करिए फिलहाल, हिंदू की लेकर के आइए। तो लगातार ऐसे वीडियोज़ आ रहे हैं जिसमें दलितों को, पिछड़ों को मारा-पीटा जा रहा है, उनके साथ अन्याय किया जा रहा है और जिस तरह से उत्तर प्रदेश की जी क घटना का मैं बार-बार ज़िक्र करता हूँ कि उत्तर प्रदेश में किस तरह से जो पिछड़े हैं, उनके साथ आरक्षण की गड़बड़ी की जा रही है। 69,000 शिक्षकों की बहाली तो अपनी जगह है कि उसमें 15,000 से ज़्यादा पद जो पिछड़ों के थे, वो अनरिज़र्व कैटेगरी के द्वारा भर दिए गए। इस पर हाई कोर्ट ने भी आपत्ति जताई और कहा कि इसको एडजस्ट कीजिए। अब तक आदित्यनाथ ने कुछ नहीं किया है और आदित्यनाथ लगातार लगे हुए हैं कि कुंभ की गरिमा को कैसे और जो है प्रचारित करें और कह रहे हैं कि हम तो सबका साथ, सबका विकास लेकर के चल रहे हैं। बोलने में और करने में अंतर होता है। लेकिन दुःख की बात है कि चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या आदित्यनाथ हो या आम भाजपा का कार्यकर्ता हो या वो आम हिंदू समाज के लोग, हमारे समाज के जो लोग हैं, वो अनजाने में साथ दे रहे हैं। लेकिन वो जो है सुनियोजित तरीके से कर रहे हैं। फिर जातियों का भेद जो है उसमें खड़ा किया जाता है। ये ब्राह्मण है, ये बनिया है, ये मुसहर है, ये कुर्मी है, ये कोयरी है
और देखिए लगातार इस पर हम लोग डिस्कशन करते हैं कि भाजपा जो है सामाजिक समीकरण साधने में बड़ी कामयाब है, इसलिए सबका वोट लेती है और भाजपा जीत रही है। भाजपा सबको रिप्रेजेंटेटिव दे रही है, रिप्रेजेंटेशन दे रही है। तमाम जातियों के लोगों को रिप्रेजेंटेटिव बना रही है और बड़ा बढ़िया समीकरण साधती है भाजपा। देखिए मुख्यमंत्री बना दिया, अगर वहाँ राजपूत है उत्तर प्रदेश में, तो राजस्थान में ब्राह्मण है, मध्य प्रदेश में ओबीसी है, वहाँ आदिवासी है, उड़ीसा में। इस तरह की बातें की जाए। राष्ट्रपति आदिवासी बना दिया। इसके पहले दलित आदिवासी थे। ये देखिए दलित मंत्री हैं, ये देखिए फलाना है, वो तमाम किया जा रहा है। हमने इतने ओबीसी लोगों को, मंत्रियों को हमने नेताओं को मंत्री बनाया है, ओबीसी जातियों के तमाम चीज़ें। लेकिन उनका जो काम करने का तरीका है, जिस तरह से काम कर रहे हैं, उसमें आप देखिए केवल हिंदू की बात हो रही है। हिंदू राष्ट्र बनाना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है और तमाम काम वो हो रहे हैं, जिसमें उद्योगपतियों को कैसे चीज़ें मिलती है और उनके हाथ में कुछ नहीं है। ये जो मंत्री बने घूम रहे हैं, इनके हाथ में क्या है? अपने तरीके से चीज़ें नहीं कर सकते। उनको ऊपर से आदेश आता है, उनके साथ जो सेक्रेटरी हैं, उनके साथ जो और तमाम लोग हैं, वो लगे हुए हैं, वो आरएसएस का एजेंडा लागू करने में लगे हुए हैं। अगर उन मंत्रियों की हैसियत होती, तो क्या बताइए केशव प्रसाद मौर्य जो हैं, जो ओबीसी के साथ आरक्षण का जो घोटाला हुआ है, क्या वो लड़ नहीं रहे होते? क्या बात नहीं कर रहे होते? कहीं आपने सुनी उनकी बात केशव प्रसाद मौर्य की? कहीं डॉक्टर मोहन यादव जो हैं, जो मध्य प्रदेश के मंत्री हैं, वो कहीं कह रहे हैं कि ईडब्ल्यूएस तो आप ले आए, सवर्णों को आरक्षण 10% दे दिया, लेकिन पिछड़ों का क्या? कहीं पिछड़ों की बात करते नज़र आते हैं डॉक्टर मोहन यादव? कहीं पिछड़ों की बात करते नज़र आ रहे हैं अनुप्रिया पटेल? कहीं पिछड़ों दलितों की बात करते नज़र आते हैं चिराग पासवान? इनके पास कुछ नहीं है। अब अभी देखिए राहुल गांधी ने एक चिट्ठी लिखी है, जो केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं, वीरेंद्र कुमार जी। केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री जी को लिखा है पत्र उन्होंने, राहुल जी ने, और वो कहा कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एनसीएससी और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीबीसी में खाली पदों खाली पड़े पदों को लेकर चिंता जताई है और कहा है कि आप जो है ये जो पद हैं, इसकी जो कमियां हैं, इसमें जो बहाली नहीं हुई है, खाली पद पड़े हुए हैं, उनके बारे में उन्होंने राहुल गांधी ने बात की है। और उन्होंने कहा कि संविधान के तहत इन दोनों आयोगों में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति की जाती है। 7वें राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एनसीएससी के अध्यक्ष और 2 सदस्यों की नियुक्ति 3 मार्च 2024 को की गई। लेकिन उपाध्यक्ष का पद लगभग 1 साल से खाली पड़ा है। उन्होंने पूछा है कि ये खाली क्यों पड़ा है? इसके अलावा उपाध्यक्ष का पद, महत्वपूर्ण पद है उपाध्यक्ष का, वो खाली पड़ा है। उसके अलावा पूर्व आयोगों में कम से कम 2 सदस्य होते थे। एनसीएससी का एक अहम कार्य हमारे दलित भाइयों-बहनों के अधिकारों की रक्षा और सुरक्षा करना है। और जो है, जो ये 1993 में इसका गठन हुआ था और वो है कि एनसीबीसी में हमेशा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, सदस्य सचिव के अलावा कम से कम 3 सदस्य होते थे। इस महत्वपूर्ण समय में जब देश भर में जाति गणना की मांग उठ रही है, इस पद का रिक्त रहना अत्यंत चौंकाने वाला है। राहुल गांधी ने कहा है कि आप बताइए कि ये पद क्यों नहीं भरे गए? ये सवाल बहुत ज़रूरी है। कोई कह सकता है कि भाई आप तो जातिवादी बात कर रहे हैं। अगर क्या दूसरे जो बैठे हैं, क्या वो न्याय नहीं करेंगे? ऐसा कहते हैं लोग। लेकिन जो पद बनाए गए हैं तो खाली क्यों हैं? उसको भरते क्यों नहीं? आपने क्यों ले लिया है कि हम ही अकेले बैठ कर के ठेका लेते हैं कि देश ठीक कर देंगे? देश अकेले नरेंद्र मोदी ठीक करेंगे? उत्तर प्रदेश अकेले आदित्यनाथ ठीक करेंगे? बाकी मंत्रियों की क्या भूमिका है? बाकी जातियों के जो नेता हैं उनकी क्या भूमिका है? इस पर बात तो होनी चाहिए। और राहुल गांधी ने जो उठाया है, बहुत महत्वपूर्ण बात उठाई है। क्योंकि अभी चुनाव तो होना नहीं है, अभी सरकार तो बदलने वाली है नहीं। कई लोगों को उम्मीद है कि नीतीश कुमार और वो चंद्रबाबू नायडू जो है सरकार से खींच लेंगे समर्थन और सरकार गिर जाएगी। ये ख़याली पुलाव, वो ख़याली पुलाव में जीने का मतलब नहीं। राहुल गांधी प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं और उन्होंने पत्र लिखा है।
हम तमाम नागरिकों को भी सोचना पड़ेगा कि बिहार में जैसे कहा गया कि जो पर्व त्योहार है, जो हमारी संस्कृति है, उसके उसका प्रदर्शन करेगी सरकार। तो हमारी संस्कृति में तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम संस्कृतियों का मेल है। हमारे लोक पर्वों में भी सबका मेल है। क्या बीजेपी सरकार इन तमाम धर्मों के जो लोक पर्व है, जो समूहों के लोक पर्व है, जो जातियों के लोक पर्व है, हमारे यहाँ तो जातियों के अपने-अपने पर्व, क्या ये सरकार वो करने को तैयार है? नहीं तैयार है। वो जो है उसके नाम पर ये संगठित करना है कि देखिए हिंदुओं को अपनी संस्कृति से जुड़ना है। तो हिंदू अगर नहीं जुड़ेंगे तो मुसलमान हमको खत्म कर देंगे। ये भाव भरना है और ये भाव जो है अगर पुलिस से लेकर के जज तक में ये पहुँच जाता है, मंत्री से लेकर के प्रधानमंत्री तक में पहुँच जाता है, तो दुर्भाग्य की बात है और यही हो रहा है और ये हमको समझना है और इससे कैसे लड़ें, ये हमको सोचना पड़ेगा। नहीं तो कल जो समाज हमारे सामने होगा, वो बहुत भयावह समाज होगा। सत्ता में बैठे लोग, जो ताकतवर लोग हैं, वो तो अपने अनुसार सुरक्षा चक्र बना लेते हैं। हालाँकि महाराष्ट्र में एक घटना घटी, जहाँ केंद्र में मंत्री हैं, खड़से, रक्षा खड़से, उनकी बेटी के साथ बदमाशों ने जो है, वो उनके साथ छेड़खानी की, जबकि पुलिस साथ में थी। उनको बताया गया कि ये कौन है, लेकिन बदमाशों ने छेड़खानी की, उनके खिलाफ हालाँकि रिपोर्ट दर्ज की गई है। लेकिन कल्पना कीजिए कि जब मंत्री की बेटी सुरक्षित नहीं है, बीजेपी के मंत्री की बेटी सुरक्षित नहीं है, हालाँकि वो जो है पिछड़े समाज से आती है। जब दलित वंचित समाज का जो मंत्री है, वो सुरक्षित नहीं है, उसकी बेटी सुरक्षित नहीं है, तो कौन सुरक्षित होगा? ये हमको आपको सोचना पड़ेगा कि क्या हमारी बेटियों की सुरक्षा हमारी जाति के आधार पर होगी, हमारे धर्म के आधार पर होगी? अगर ऐसा होता है, तो सभ्य समाज के नाम पर ये कलंक होगा और ये कलंक से अगर बचना है हमें, तो हमको संविधान, हमको भाईचारा पकड़ना पड़ेगा। फिलहाल इतना ही, बहुत-बहुत धन्यवाद। कल फिर बात करेंगे किसी नए विषय पे।